हेलो दोस्तों, आप लोग कैसे हैं। उम्मीद करती हूँ आप लोग अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई अच्छे से कर रहे होंगे। आप सभी का आपके अपने चैनल रिद्धिका हिंदी एकेडमी में स्वागत है, वंदन है, अभिनंदन है। दोस्तों, हम इस चैनल पर तैयारी करते हैं हिंदी विषय की उच्च स्तरीय प्रतियोगी परीक्षाओं की। आइए, उसी के अंतर्गत हमने यूजीसी नेट के पाठ्यक्रम में लगी कई कहानियों पे बात कर लिए हैं दोस्तों। और यूजीसी नेट के पाठ्यक्रम में लगे हुए कहा जो है कि नाटक है आधे अधूरे मोहन राकेश का, उस पर भी हमने 2 वीडियो बना रखा है दोस्तों। यदि आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो वो 2 वीडियो आप देखेंगे, तभी आप समझ पाएंगे कि नाटक की विशेषता क्या है, नाटक के प्रकार क्या है, नाटक को किस साहित्यकार ने नाटक के बारे में क्या कहा है। इन सब चीज़ों पे हम बात करते हुए दोस्तों, और दूसरे वीडियो में हमने ये बात किया था कि मोहन राकेश की विशेषताएं क्या थी, वो किन किन क्षेत्र में कहानीकार, कथाकार, नाटककार के रूप में काम किए, इस पे उनकी कितनी रचनाएं हैं, किस वर्ष में प्रकाशन हुआ है, इन सब चीज़ों पे उनका जन्म कब हुआ, मृत्यु कब हुई, उनके जीवन में कितने उतार चढ़ाव आए, इन सब चीज़ों पे बात करते हुए दोस्तों आज का ये तीसरा वीडियो है, आधे अधूरे नाटक की विशेषता पे हम बात करेंगे। चलिए चलते हैं, विशेषता को समझने का कार्य करते हैं। यह कहना गलत नहीं होगा कि राकेश की विशेषताएं नए नए महत्वपूर्ण कथाकार, उपासक, परिवेश और विविध समस्याओं को देने में उतनी नहीं है जितनी कि आज के पुरुष के भीतरी द्वंद्व को पकड़ने और सामान्य विषय वस्तु के भी कुशल प्रस्तुतिकरण में। आप सभी जानते हैं ये मनोवैज्ञानिक लेखक, कथाकार और नाटककार थे दोस्तों। मनुष्य के मन में कितने अंतर्द्वंद चलते हैं उसी के पकड़ने का कार्य इन्होंने किया है अपने नाटक के माध्यम से। चलिए आगे चलते हैं। जितनी कि आज के मनुष्य के भीतरी द्वंद्व को पकड़ने और सामान्य विषय वस्तु के भी कुशल प्रस्तुतिकरण में है। यह नाटकीय मौलिक सृजनात्मक प्रस्तुति ही नाटककार के विकास का आंतरिक व्याकुलता की खोज का प्रतीक है। वह उन्हें अपने सभी समकालीन नाटककारों से अलग करती है। आप सभी जानते हैं ना, इसीलिए यह एक विशिष्ट नाटक हिंदी जगत में माना जाता है। लगभग एमए बीए और अब यूजीसी नेट के पाठ्यक्रम में कई ऐसे राज्य हैं जहाँ के पाठ्यक्रम में यह नाटक लगा ही रहता है। कमेंट करके बताइएगा आपके यहाँ लगा है कि नहीं। वह ठीक है, व्याकुलता, आंतरिक व्याकुलता की खोज का प्रतीक है। वह उन्हें अपने सभी समकालीन मतलब उस समय जितने नाटककार थे उनसे अलग कर देती थी, इनकी यही विशेषता। आधे अधूरे नाटक के संबंध में उनके अंतर में निरंतर चलती हुई हलचल का परिणाम है। प्रथम दोनों नाटकों के बाद 2 दृष्टियों से यह सर्वथा भिन्न प्रकार का नाटक कहा जा सकता है। एक आज के कठोर यथार्थ की सीधी अभिव्यक्ति और दूसरे उनके अनुकूल आम आदमी की भाषा को बोलचाल की भाषा होते हुए भी बड़ी रचनात्मक सौंदर्य दृष्टि और आकर्षक शक्ति लिए हुए है। इस माने में यह नाटक लेखन और रचना प्रक्रिया के दौरान राकेश की मानसिक चेतना, सतर्कता और इस विधा की मौलिकता के प्रति गहरे लगाव का प्रत्यक्ष उदाहरण है। मैं इसे आडंबरहीन नाटक की संज्ञा देना ही अधिक उचित समझूंगा, क्योंकि मैं इसमें आडंबर न कथानक और घटनाओं का है, न भाषा और न अभिव्यक्ति, न शैली और न शिल्पकार, न पात्र बहुत हैं, न स्थितियाँ ही बहुत हैं, और रंगमंच भी साधारण सुविधाजनक दृश्य बंध की मांग करता है। यही राकेश चाहते भी हैं कि हम कम से कम बनावट, प्रयत्न और सुविधाओं के, ठीक है ध्यान दीजिए, असुविधाओं के नाटक की भाषा से ही पैदा होते। दृश्यत्व और नाटकीयता से नाटक प्रदर्शन संभव हो सके। रंगों व कथाओं का अधिक आश्रय उन्हें अनमान्य नहीं था। यद्यपि लहरों के राजहंस, इनका दूसरा नाटक है, का दृश्य बंध इस माने में अधिक प्रयत्न की अपेक्षा करता है। राकेश के नाटक में से आधे अधूरे संभवतः सबसे ज़्यादा चर्चित नाटक है, क्योंकि इनके अनेक प्रदर्शन होते हुए और हिंदी नाटक की प्रचलित धारा से इतना अलग था कि प्रतिक्रियाएं भरपूर हुई। बहुत से विदेशी नाटककारों, वेट्स, इंसप्शन, डिसबर्न, ओनिली, आर्थर मिलर के नाटकों के समकक्ष कहा गया, तो दूसरी ओर प्रतिक्रिया एकदम विरोधी हुई। पूरे नाटक को भावुकता, व्यावसायिकता से भरा हुआ, सतही और खोखला नाटक कहते हुए अत्यंत प्रशंसा और घोर विरोध के 2 अंतिम छोरों को छूती
हुई ये प्रतिक्रियाएं निसंदेह जल्दबाजी और पूर्वाग्रहों का परिणाम कही जाएंगी, बल्कि किसी हद तक ऐसी प्रतिक्रियाएं कृति का पूरा सही मूल्यांकन नहीं होने देती और एक खास ढर्रे की समीक्षा चल पड़ती है। यूं तो पूरे नाटक में ही संकेतात्मक कामोत्सव का आयोजन सुंदरी के गर्व, आत्मविश्वास और स्वाभिमान का तीव्रता, नारी आकर्षण की तीव्रता को, यशोधरा के प्रति उसके स्पर्धा भाव को, उसके अहम को व्यक्त करता है। तो श्यामांग और अलका का प्रेम स्त्री पुरुष के बीच की भावना के दूसरे स्तर को, ठीक है, के दूसरे स्तर को प्रस्तुत करता है। यह भावना नंद और सुंदरी के आवेशपूर्ण वासनात्मक प्रेम से अलग, साथ ही सारा प्रसाधन प्रसंग उसमें भी विशेष लगा। दोस्तों ये जो आपको जो है कि लेखक बता रहे हैं, इसमें जो लहरों के राजहंस है उसकी एक समीक्षा है। यदि आप समीक्षा को भी समझ गए तो नाटक समझना आपके लिए आसान हो जाएगा। ठीक है, ध्यान दीजिए। लगाओ उनके सूखने न देना, अंत में नंद का उसे गीला करने का प्रयत्न, ये सब नंद सुंदरी की मनोदशा का पूरा संकेत करते हैं। बड़े ही काव्यात्मक ढंग से मदिरा का औधा, पात्र, विहारी, माला फूल, अस्त व्यस्त बिछावन आदि सभी नाटकीय संकेत हैं जो भीतर के अर्थ की खोज का परिणाम है। इस दिग्दर्शन की दृष्टि से आधे अधूरे मुझे समकालीन जिंदगी का पहला सार्थक हिंदी नाटक लगा। यह मौजूदा जीवन की विडंबना के कुछ सघन बिंदुओं को रेखांकित करता है। इसके पात्र, स्थितियां एवं मन स्थिति यथार्थपरक तथा विश्वसनीय है। आधे अधूरे आज के जीवन के एक गहन अनुभव खंड को मूर्त करता है। किसी नाट्य साहित्य और राकेश की नाटक यात्रा का महत्वपूर्ण चरण होते हुए भी आधे अधूरे हिंदी नाटक को बहुत सृजनात्मक का स्तर तक या किसी बहुत गहरे अनुभव तक नहीं ले जा सका। यही इसकी कमजोरी है। चाहे किसी स्तर से देखें, संबंधों का चरित्र भी कि संबंधों या चरित्र की बहुत सूक्ष्म और आज के जीवन के बहुत व्यापक पहचान इसमें दिखाई नहीं देती। उदाहरण देखेंगे आप, महेंद्र नाथ और सावित्री के संबंधों को ले। इन दोनों के माध्यम से न तो स्त्री पुरुष का पति पत्नी के संबंधों की, उनके निरंतर अनुभव से उठते रहने वाले प्रश्नों की गहराई सामने आती है, और ना व्यापक रूप में आज के मनुष्य का संकट, त्रासदी या करुणा महेंद्र नाथ सावित्री के प्रति क्यों कटु है, क्यों झगड़ता है और क्यों घर छोड़कर चला जाता है और फिर लौट आता है, इसका कोई गहन अनुभव या कारण नजर नहीं आता। नाटक के अंत में सावित्री के लंबे कथनों से लगता है कि दोस्तों के हाथ की चीज बनकर महेंद्र का अपना कोई व्यक्तित्व तो नहीं रह गया। वह दोस्तों के बीच रहने वाला महेंद्र ही बना रहना चाहता है, और इसके लिए महेंद्र घर के अंदर रात दिन छटपटाता है, दीवारों से सिर पटकता है, बच्चों को पीटता है और घर आकर बीवी पर हुक्म चलाता है, उसे अपमानित करता है। क्यों तुम लोगों के बीच मेरी पोजीशन खराब करती हो? पत्नी को जबरदस्ती अपनी इच्छानुसार चलाना चाहता है। वहीं महेंद्र जो दोस्तों के बीच दब्बू सा बना हल्के हल्के मुस्कुराता है, घर जाकर एक दरिंदा बन जाता है। पति पत्नी के बीच झगड़ों, तनाव, मारपीट की बात का संकेत गिन्नी के संवादों में भी मिलता है। आप नहीं जानते हमने इन दोनों के बीच क्या क्या होते देखा है इस घर में। दूसरी ओर नाटक के आरंभ में कई जगह ऐसा लगता है कि महेंद्र को सावित्री के अन्य पुरुषों के संबंध पसंद नहीं है। मन ही मन जैसे वह उस विरोध से लड़ता रहा हो, क्योंकि सिंघानिया जगमोहन सबके लिए वह एक तीखेपन के साथ बोलता है, बल्कि पत्नी के बॉस सिंघानिया के आने के समय घर पर ही नहीं रहता। कहने का मतलब यह है कि दोनों के बीच टकराहट क्यों, तनाव की सही कारण क्या, यह बहुत विश्वसनीय, यथार्थ और गहरे ढंग से स्पष्ट नहीं होता। लगता है तो सिर्फ यही कि दोनों को एक दूसरे की जगह जैसे सही जानकारी न हो और गलत फहमी में पकड़कर वे निरंतर लड़ते झगड़ते हों, वहीं जैसे उनकी नियति हो। आपने देखा दोस्तों लहरों के राजहंस की समीक्षा, उसमें क्या है, आपने नंद
और उनकी पत्नी जो है कि इन सब के देखते हुए लहरों के राजहंस में आपने देखा कामोत्सव का आयोजन सुंदरी के माध्यम से, ये उसका मूल जो है तथ्य था। अब आधे अधूरे के बारे में आपने देखा, सावित्री उसकी मुख्य पात्र है और फिर उसका पति जगमोहन, और इनके पति का नाम जगमोहन नहीं है, सॉरी दोस्तों, महेंद्र है। तो चलिए आगे चलते हैं, नाटक को आगे बढ़ाते हैं, ठीक है। देखिए आधे अधूरे नाटक में अब आषाढ़ का एक दिन की समीक्षा, इनके तीनों नाटक बहुत ही महत्वपूर्ण हैं, आप समीक्षा देख लीजिए। आषाढ़ का एक दिन और लहरों के राजहंस में पात्रों का चरित्र चित्रण जितना सूक्ष्म और साफ सुथरा और गहरा एवं सच्चा साबित हुआ है, उतना आधे अधूरे का नहीं, जबकि पात्रों की संख्या अधिक नहीं है और उनके माध्यम से व्यंग्यों और संकेतों की विविधता भी उतनी नहीं है। जहाँ तक बिन्नी गिन्नी और अशोक संबंध है, वे मनोवैज्ञानिक दृष्टि से सही और प्रभावित करने वाले हैं। विशेषकर गिन्नी उनके व्यवहार, गतियों, मुद्राओं, हाव भाव, भाषा संवाद सब में बिगड़ती हुई 13 वर्ष की लड़की को मनोवैज्ञानिक ढंग से प्रस्तुत किया गया है। उनके द्वारा एक और आज की तरुण और किशोरी पीढ़ी की स्थिति दिखाई गई है, साथ ही आज के माता पिता की स्थिति भी, ठीक है, साथ ही आज के माता पिता की स्थिति भी कि वे अपने ही बच्चों के सामने कितने उधड़े हुए हैं और किस तरह बच्चे को प्रतिक्रियाओं का विरोध, आक्रोश का बराबर सामना करते हैं और कुछ भी कर पाने या समझ पाने में असमर्थ हैं। विशृंखलित परिवार के बच्चों के मानसिक विकारों को आज की पीढ़ी के बदलते दृष्टिकोण और मानसिकता को भी राकेश प्रस्तुत कर सके हैं। अशिष्टता, विद्रोह, क्रोध, अपशब्द, जिद्दी स्वभाव, अहंकार, बेकारी, मानवीय संबंधों का टूटना, ठीक है, मानवीय संबंधों का टूटना, बिखराव, आदमी का अकेलापन, घुटन, कुढ़न, ऊब, उससे मुक्ति पाने के दूसरे गलत अधूरे रास्ते ढूंढना, अतृप्ति, असंतोष, भटकना आदि सब आज की देन है और कहा जा सकता है कि इस अर्थ में यह नाटक से साक्षात्कार होता है। अब आपने देखा कि आधे अधूरे नाटक में गिन्नी है, बिन्नी है, अशोक है और उनके पिता और उनके बॉस हैं, सावित्री है, ये सारे नाटक हैं। इसकी एज पूछी गई है, गिन्नी की एज कितनी है, तो आप 13 वर्ष बताएंगे, ठीक है। आगे चलते अब नाटक को देखिए, नाटक अब शुरू होगा दोस्तों। देखिए पात्र परिचय एक फटाक से देख लीजिए। काले सूट वाला आदमी जो कि पुरुष 1, पुरुष 2, पुरुष 3, पुरुष 4 की भूमिका में भी है। आपसे पूछा जाता है कि वो पुरुष कौन था, तो ध्यान दीजिएगा। उम्र लगभग 49 या 50, चेहरे की शिष्टता में एक व्यंग्य। पुरुष 1 के रूप में वेशांतर, पतलून कमीज, जिंदगी से अपनी लड़ाई हार चुकने की छटपटाहट पुरुष 1 के लिए। पुरुष 2 के रूप में पतलून और बंद गले का कोट, अपने आप से संतुष्ट फिर भी आशंकित। पुरुष 3 के रूप में पतलून, टी शर्ट, हाथ में सिगरेट का डिब्बा, लगातार सिगरेट पीता, अपनी सुविधा के लिए जीने को दर्शन पूरे हाव भाव में। पुरुष 4 के रूप में पतलून के साथ पुरानी काठ का लंबा कोट, चेहरे पर बुजुर्ग हो का खास एहसास, काइयापन। स्त्री, अब आप देखिए स्त्री की उम्र भी पूछी जा सकती है, एक बार उसके छोटी बेटी की उम्र पूछा गया था एग्जाम में, ध्यान दीजिएगा। स्त्री उम्र 40 का छूती, चेहरे पर यौवन की चमक और चाह, फिर भी शेष, ब्लाउज और साड़ी साधारण होते हुए भी सुरुचि पूर्ण दूसरी साड़ी विशेष अवसर की। बड़ी लड़की उम्र 20 से ऊपर नहीं, भाव में परिस्थिति से संघर्ष की अवसाद और उतावलापन, कभी कभी उम्र से बढ़कर बड़प्पन, साड़ी माँ के साधारण पूरे व्यवस्थित में एक बिखराव। छोटी लड़की उम्र 12 और 13 के बीच, हाव भाव, चाल, हर चीज़ में विद्रोह, फ्राक चुस्त पर एक मोजे में सुराख। लड़का उम्र 21 के आसपास, पतलून के अंदर दबी भड़कीली बुशर्ट, धुल कर घिसी हुई, चेहरे से यहाँ तक कि हंसी से भी झलकती खास तरह की कड़वाहट। मध्यम वित्तीय स्तर से ढह कर निम्न मध्य वित्तीय स्तर पर आया एक घर। दोस्तों ये हमारी अपनी बुक थी स्कूल टाइम की, तो आप बच्चे ने पेन चला दिया है, तो कोई बात नहीं, आप सिर्फ कंटेंट पे ध्यान दीजिए। सब रूपों में इस्तेमाल होने वाला वह कमरा, जिसमें उस घर के व्यतीत स्तर के एक टूटते अवशेष, सोफा सेट, डाइनिंग टेबल, कबर्ड और ड्रेसिंग टेबल
आदि किसी न किसी तरह अपने लिए जगह बनाए हैं। जो कुछ भी है वह अपनी अपेक्षाओं के अनुसार न होकर कमरे की सीमाओं के अनुसार एक और अनुपात से है। एक चीज़ का दूसरी चीज़ से रिश्ता तात्कालिक सुविधा की मांग के कारण लगभग टूट चुका है। फिर भी लगता है कि वह सुविधा कई तरह की असुविधाओं से समझौता करके की गई है, बल्कि कुछ असुविधाओं में ही सुविधा खोजने की कोशिश की गई है। सामान में कहीं एक तिपाई, कहीं एक मोड़, कहीं फटी पुरानी किताबों का एक शेल्फ और कहीं पढ़ने की एक मेज कुर्सी भी है। गद्दे, पर्दे, मेजपोश, पलंग पोश अगर है तो इस तरह घिसे फटे या सिले हुए कि समझ में नहीं आता कि उनका न होना क्या होने से बेहतर नहीं था।